Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ ही क्वेश्चंस, थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ अपन देख रहे हैं। एक बार ध्यान देना, क्या करोगे आप लोग। सबसे पहले चीज़, यहाँ से एक नया क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 18,700 रुपये की राशि को दो भागों में बांटकर, कितने रुपए की राशि है, 18,700 रुपये की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है व दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ दोनों भागों की धनराशि ज्ञात करो, वो दोनों भागों की धनराशि क्या होगी। अब एक तो स्टूडेंट के पास में तरीका क्या होता है कि वो अक्ष या अक्ष मान के करे। अब ध्यान देना, एक बार मैं थोड़ा सा अक्ष से हटके चल रहा हूँ, तो क्या मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों भागों को यानी इस 18,700 को दो भागों में बांटा गया, इनको मैं P1 और P2 मान लेता हूँ एक बार समझाने के लिए। क्या करोगे, मैंने ये कहा बेटा इस 18,700 को के जो दो भाग बांटे गए हैं उनको P1 और P2 मान लो। तो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले समझने वाली बात सीधा यही समझ में आएगा कि सर अगर P1 और P2 अगर मानना है, और साधारण ब्याज जो निकालने का तरीका होता है वो होता है P1 इंटू में क्या, पहले भाग को मैं P1 बोला और कितने % दर पर, 5% दर पर, और कितने समय के लिए निवेश किया गया, क्या 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया था क्या। इसी प्रकार से दूसरा भाग, इसका साधारण ब्याज निकाल रहे अपन, और बटा में कितना 100, दूसरा भाग निकालोगे। अब इसका कारण क्या था, मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूं। मैं रेशियो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अपने को उनके मिले साधारण ब्याज का अनुपात भी दिया हुआ है। तो क्या करेगा, अगली बार दूसरा धन अपन ने क्या माना P2, और P2 का कितना % की दर से, 6% की दर से, और कितने वर्ष का, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे क्या। तो क्या ये इन दोनों का दोनों के साधारण ब्याज का रेशियो है क्या, और ये दोनों के साधारण ब्याज का रेशियो P1 और P2 के साधारण ब्याज का रेशियो, और एक बार क्वेश्चन में बोला क्या गया 3:4, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसी प्रकार से क्या मुझे बताओ, उसको थोड़ा सोल्व करते हैं, और 100 से 100 कट रहा है क्या, और 5 से 5 कट गया, और 2 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इधर तो क्या बचा, तो क्या मेरे पास इस तरफ 2P1 और बराबर है क्या, 2P1 अपॉन में क्या, यहाँ पर 3P2, और वो बराबर है क्या मेरे पास 3:4 के, क्या ऐसा ही बोला गया क्या। और मुझे बताओ आप लोग, क्या इनको तिरछा गुणा करवाओगे तो क्या बोलोगे आप लोग, यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ तिरछा गुणा करवा लो तो क्या P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो क्या 9, और ये 2 इधर ला के गुणा करवा दो, और क्या ये 9:8 है क्या। और अपने को दिया हुआ क्या है, और मुझे बताओ P1 और P2 का जो रेशियो आया वो क्या 9:8 है क्या। और वही तो आप लोगों, या तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ वैल्यू नहीं देता है, कई बार क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, कैसे कि एक धनराशि को यानी P रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर इस प्रकार से बोल सकता है, परंतु यहाँ वैल्यू अपने पास में दे रखी है तो कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। तो क्या बोलोगे आप लोग, क्या इन दोनों के सम के बराबर ही तो ये धन दे रखा है या नहीं दे रखा, और इन दोनों का जो सम दे रखा है वो क्या 17, 8 8 16 और एक कितना 17, और 17 इकाई की जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास 18,700 रुपये है क्या, और 17 इकाई की जो वैल्यू है वो 18,700 रुपये। और मुझे बताओ आप लोग एक इकाई की वैल्यू निकालोगे, और एक इकाई की वैल्यू कितना आएगी, क्या 1100 आई क्या एक इकाई की वैल्यू 1100, और क्या P1 की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो P1 का रेशियो कितना था 9, और क्या एक की वैल्यू 1100, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, क्या 9,900 आएगी क्या। तो P1 की जो वैल्यू आई यानी एक भाग तो कितना हो गया 9,900 रुपये। इसी प्रकार से अगर P2 धन निकालोगे, और मुझे बताओ आप लोग एक इकाई की वैल्यू 1100 थी और निकालना कितने की 8 की, तो धन कितना होगा, क्या 8,800 रुपये हो क्या। यही तो दो चीज़ें आपको पूछी गई थी, क्या समझ पाए इस बात को। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग कर लोगे आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना एक बार क्या बोला गया हो। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता था, दूसरे भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो इन दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात
इन दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 5:6 प्राप्त होता है, तो दोनों धनराशियों का अनुपात ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहली चीज क्या समझाया था मैं जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या मान लोगे इनको P1 और P2 मान लो, यानी एक धनराशि को डिवाइड किया गया था और मुझे बताओ दोनों धनराशियों को P1 और P2 मानोगे तो क्या साधारण ब्याज निकालोगे, तो क्या P1 का 7% की दर से क्या 6 वर्ष का ब्याज, और क्या यही निकालोगे क्या? अगर पहले धन को P1 मानोगे तो 7% की दर से 6 वर्ष का ब्याज, यानी ऐसा ही निकालना है तो क्या ऐसे ही निकालोगे क्या? इसी प्रकार से दूसरा धन अगर आप P2 मानते हो तो P2 का 9% की दर से कितने वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, और क्या यही निकालोगे क्या? और इन दोनों का जो रेशियो है वो मेरे पास बराबर है किसके, 5:6 के, और यहां 100 से 100 कट रहा है क्या, 3 से 2 बार और 3 से कितनी बार गया, 3 बार, यही आएगा। और कुछ कट रहा है, 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार गया, 2 बार, और मुझे बताओ इधर तो क्या बचा, क्या इधर जो बचा वो 7P1, और यहाँ नीचे जो बचा है वो कितना बचा है मेरे पास, 6P2, और वो बराबर है क्या मेरे पास 5:6 के बराबर। और P1 और P2 का रेशियो निकालोगे, और क्या मुझे बताओ P1 और P2 का, या तो यहाँ बराबर में जब भी कोई रेशियो होते हैं नीचे वाले से नीचे वाली संख्याएं कट जाती है अक्सर, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या करोगे इधर तो 5, इस 6 को उधर ले जाके गुणा करवा दोगे, और यहाँ बट्टा में कितना है 6, और गुणा में इधर कितना जाएगा 7, और 6 से 6 फिर काट रहे हो। तो क्या जो P1 और जो P2 का जो रेशियो आपको पूछा था, इन दोनों धनराशियों का जो रेशियो पूछा था, क्या वो मेरे पास में कितना आया, 5:7, और यही तो आपसे पूछा गया था। क्या कर पाओगे, क्या कर लोगे आराम से? तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ध्यान देना एक बार अगला क्वेश्चन कैसे करना है। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/3 भाग 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 1/4 भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, तो 1 साल बाद उसे 561 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो कुल धनराशि ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया था। तो ध्यान देना एक बार, सबसे पहली चीज है क्या, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, इन तीनों धनों को मैं P1, P2 व P3 मान लेता हूं एक बार। तो इस यानी एक धन था, क्या समझाना चाह रहा हूं, एक धन था P, इसको 3 भागों में बांटा, P1, P2 व P3, यही तो बोल रहा है। और 3 भागों में किस प्रकार से बांटा है, और इन्होंने जो 3 भागों को जो बांटा है, उन्होंने पहले भाग को 1/4, दूसरे भाग कितना, 1/3, पहला भाग P1 की जो वैल्यू 1/3, दूसरा भाग कितना 1/4, तो तीसरा भाग कितना होगा। एक काम करते हैं, इस टोटल धन को मैं 1 मान लेता हूं। अगर टोटल ये जो इसकी जो वैल्यू अगर 1 है, तो मुझे बताओ इस 1 में से 1/3, इस 1 में से 1/3 और 1/4 जो माइनस करोगे तो क्या शेष धन आएगा क्या, और एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 4×3 12, 12 में से कितना आ जाएगा 4 और 3 7, और क्या 5/12 बचा क्या P1, अगर P1 यानी टोटल जो धन P था उसको बांटा किस प्रकार से गया, इसको 1/3, इसको 1/4 और इसको कितना 5/12 में डिवाइड किया गया। एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व कर लो, लघुत्तम से अगर गुणा करवा दोगे तो यहाँ रेशियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और क्या मुझे बताओ, यहाँ 4 से कितनी बार गया 3 बार, 3 से कितनी बार गया 4 बार, यानी इन तीनों जो धनराशियों का जो अनुपात था वो क्या मेरे पास 4:3:5 था क्या। पहली बात तो मुझे ये समझ में आई, क्या समझ आ रही सारी बातें, क्या इन तीनों धनराशियों का जो अनुपात था, जो निवेशित अनुपात था, वो 4:3 कितना था 5 का था। और अब मुझे ये बताओ, इनके साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 561 रुपए, तो क्या करेगा, अगर मान लो 4 इकाई अगर कोई धन था, अगर जो P1 था वो 4 इकाई था, तो इसे कितने % की दर से 7% की दर से, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। और साधारण ब्याज निकालोगे तो क्या बटा में कितना 100, क्योंकि मुझे दिया हुआ टोटल साधारण ब्याज है, प्लस दूसरा कितना, क्या मुझे बताओ, यहां पर 3 इकाई मूलधन, और यहां कितना है 8% की दर से, कितने समय के लिए 1 वर्ष के लिए, बटा में कितना 100। तो तीसरी धनराशि कितना होगी, 5 रुपए धनराशि थी, 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। क्या वो इन तीनों का जो ये ब्याज है वो मुझे बराबर दे रखा है क्या 561 के। तो रेशियो लेके थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, लघुत्तम तो कितना जाएगा 100, ऊपर कितना 7 चौक 28, 8 3 24, 5 5 कितना 50, तो मैं इसको सीधा ही लिख दूं क्या भाई, यही तो गुणा वाला, सम करोगे, गुणा करके सम कर लेना, क्या 102 बटा में कितना 100 इकाई की जो वैल्यू आएगी वो 561 के बराबर दे रखी है क्या। 102 बटा
100 इकाई की जो वैल्यू है वो 561 के बराबर, और 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 51 बार, और 51 से ये भी कट जाएगा, 51 से कितनी बार गया, 11 बार गया क्या। तो ये 50 इधर आके गुणा करवा दो, और एक इकाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या मेरे पास में यहाँ 11 5 55 और क्या 550 के बराबर आई क्या। जब एक इकाई की वैल्यू 550 के बराबर आ रही है तो मुझे बताओ निकालना क्या है आपको, यानी कुल धनराशि निकालनी है, और कुल धनराशि मुझे बताओ 4 3 7 और 5 क्या 12 इकाई है क्या, यानी इस P की जो वैल्यू थी वो क्या अपने पास 12 इकाई थी क्या, और 12 इकाई का मान निकालोगे, और एक इकाई की वैल्यू कितना, P की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या पूछा गया था, यहां से एक इकाई की वैल्यू 550, टोटल धनराशि कितना, यहां पर 12 से गुणा करवा दो, और ये कितना जाएगा, क्या ये मेरे पास 6600 के इक्वल आया क्या, और यही तो आपसे पूछा गया था। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट पहले भाग की धनराशि बताओ तो 4 इकाई धनराशि थी, तो 550 गुणा में 4, दूसरे भाग की निकालोगे तो 3 से गुणा करवा देना, और चौथे भाग की तीसरे भाग की निकालोगे तो किससे गुणा कराओगे, 5 से निकालोगे। तो तीनों अलग अलग भागों की धनराशि भी निकाल सकते हो और टोटल धनराशि भी आप लोग निकाल सकते हो। क्या कर पाओगे आराम से? उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना, एक और सेम सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 1/5 भाग 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व शेष धनराशि को 2 समान भागों में बांटकर क्रमशः 5 व 6% दर पर निवेश करता है, तो उसे 3 वर्ष पश्चात कुल 2730 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% दर पर निवेशित धनराशि ज्ञात करो, वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, मुझे आप लोग ये बताओ, सबसे पहली चीज इन तीनों का, यानी एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 1/5 भाग। अब मुझे इतना पता चला क्वेश्चन पढ़ते ही कि ये 3 भागों में डिवाइड की गई थी, और इन तीनों भागों में P1 P2 और क्या मान रहा हूं, P3 मान रहा हूं। मैं अक्सर ऐसे ही बताता हूं। तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ, पहले को तो कितना, 1/5। एक काम कर लो ना, यहां से कुल धनराशि को भी 5 मान लेता हूं, यह एक्स, कई स्टूडेंट एक्स भी मान लेते, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला भाई। और यहां मुझे बताओ कि कुल धनराशि को मैं एक बार 5 इकाई मान लेता हूं, कितना मान लो, ताकि कटने में आसान हो जाए, इंटीजर वैल्यू नहीं आए, और उसी से तो बचना है। तो क्या मुझे बताओ P1 का 1/5 भाग कितना हो गया, क्या 1 भाग हो गया क्या। शेष धनराशि कितनी बची, क्या 5 तो टोटल थी, 5 में से पहला भाग अगर 1 था तो शेष 2 भाग कितने बचे, क्या 2 और 2 बचे क्या। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को बोला गया 2 समान भागों में, शेष धनराशि को 2 समान भागों में डिवाइड करता है, और शेष धनराशि तो 4 ही बचेगी, तो क्या ये 2 और 2 है क्या। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इन तीनों धनराशियों का जो अनुपात था वो 1:2:2 था। अब ध्यान देना एक बार, तो क्या समझ में आया, एक बार फिर समझाता हूं, फिर से सुनना, ध्यान दो एक बार क्या बोला गया। मैंने क्या कहा बेटा, कुल धनराशि को 5 मान लो, और P1 P2 व P3 ये 3 धन, यानी P1 P2 व P3 मान लो। और क्या करोगे आप लोग, अगर कुल को 5 मानना है मैंने, ताकि इससे कटने में आसानी हो, क्योंकि भाग तो मुझे इसी का देना था। और क्या करोगे, 5 का 1/5। अब शेष 2 भाग किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, क्या शेष 2 भागों को 2 समान भागों में डिवाइड किया गया है, और 2 समान भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये तो कितना हो गया, 5 से 5 कटा तो कितना हो गया, 1। शेष कितने होंगे, शेष 2 भाग कितने होंगे, शेष धन को 2 समान भागों में, और शेष धन तो टोटल 5 था, 5 में से 1 गया, बचा कितना, 4, और 4 को 2 भागों में डिवाइड किया गया, और कितना आएगा, क्या 1:2:2 आया क्या। यानी तीनों धनराशियों का जो अनुपात आया वो 1:2:2 आया। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज कैसे निकालते हो, अगर एक कोई धन होता है कितने परसेंट, 100 200 भी मान सकते हो, वो बात इक्वल वहीं आनी है। अगर आप लोग 100 200 भी मान सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो क्या मुझे बताओ, यहां पर या तो 100 मान लो या 1 मान लो, जो मर्जी है वैसे। तो 1 और कितने परसेंट दर पर, 4% दर पर, कितने समय पर निवेश किया गया, 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो क्या बट्टा में 100 लगाओगे क्या। दूसरा भाग कितना, क्या मुझे बताओ, 2 भाग थे, कितने परसेंट दर पर, 5% दर पर, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज यही होगा क्या। और तीसरा भाग कितना, 2, और कितने परसेंट दर पर, 6% दर पर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और क्या बट्टा में 100, यही लगाओगे क्या। और क्या ये दोनों का जो वैल्यू है, यानी इन तीनों का जो सम है वो क्या साधारण ब्याज जो दिया हुआ टोटल के बराबर, क्या 2730 के बराबर दिया हुआ है क्या। अगर ऐसा आप लोगों को पता है तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, और एलसीएम तो कितना जाएगा, 100, ऊपर कितना हो गया, 4 3 12, और ये कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 और 3 कितना, 10 गुणा 30, और ये कितना हो गया मेरे पास 36, और टोटल जो मेरे पास हो क्या है वो क्या 78 हो क्या आएगा।
तो 78/100 इकाई की अगर जो वैल्यू आई है वो मेरे पास में कितना आ रही है 2730, और 2 से काट के थोड़ा छोटा बना लो और कितना आएगा 39। और क्या 39 से क्या 7 बार जा रहा है क्या सॉरी 70 बार, 50 उधर ले जाके गुणा करवा दो और एक इकाई की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितना है 50 गुणा में 70 और 7 पंच 35, और क्या एक इकाई की जो वैल्यू आई वो क्या मेरे पास 3500 रुपये आई क्या। अभी आप लोगों को पूछा क्या करता कि 4% दर पर निवेशित धनराशि बताओ और 4% दर पर निवेशित धनराशि बताओ, तो एक इकाई की वैल्यू 3500 और यहाँ इसका जो रेशियो था वो क्या एक ही तो था क्या, और वही तो मुझे निकालना था, तो 1 से गुणा करवा देना तो भी आंसर कितना आएगा 3500। यही आप लोगों को पूछा गया था। क्या कर पाओगे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो बढ़ते हैं कुछ थोड़े से, अभी लास्ट मोमेंटम जब चलते हैं थोड़े से लैंग्वेजली क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी बड़ी भी होती है और क्वेश्चन भी कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, तो कुछ ज़्यादा कोई विशेष है नहीं मेरे हिसाब से, शायद आप लोग नॉर्मल वे में आसानी पूर्वक कर लोगे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। चलो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये किस्तों वाला एक क्वेश्चन जो आता है वो अपने पास बहुत बार रिपीट भी होता है। मैं इसका बेस तरीका समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक बार क्या करोगे, एक बात समझने की कोशिश करना। पहले साधारण ब्याज में अक्सर बहुत से स्टूडेंट को ये किस्त में थोड़ी सी समस्या आती है, साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो, किस्त में सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है। एक काम करना, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये बताऊँ, अब ये जो 940 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 940 रुपए की राशि को 4 बराबर किस्तों में दे हैं, तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। ध्यान देना, एक बार समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने कोई धन उधार लिया सन 2010 में, कितनी तारीख को 1 जनवरी को ले लिया। अब जब भी मैंने कोई धन उधार लिया, अब 4 किस्तों में मुझे डिवाइड करना। अब मुझे बताओ मैं 1 जनवरी को ले रहा हूं, और जिस समय साधारण ब्याज में हमेशा आप लोग याद रखना इस चीज को कि 4 समान किस्तों में दे है, और दूसरी बार कब दूंगा 1 जनवरी सन 2021 को, इसी प्रकार से 22 को, इसी प्रकार से कितने को 23 को। मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं 4 किस्तों में दूंगा, और हमेशा याद रखना जब जब आप लोगों के पास में कोई भी धन अगर उधार दिया या लिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एक पहली जो किस्त होती है वो ऑलरेडी आपके पास में कट के आती है। कैलकुलेशन ये समझने की कोशिश करना। तो मान लेता हूं मैं एक ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आज कोई अक्स धन उधार लिया है, या मैंने जो भी उधार धन कोई लिया था, तो मैं पहली किस्त जो दूंगा वो 1 जनवरी सन 2010 को ही पे कर दूंगा। फिर अगली बार यहां अगर कोई धन अक्स अगर किस्त का मानते हैं, तो अगली बार जस्ट कब दोगे किस्त, इस 1 जनवरी 2010 को दिया, सॉरी 11-12, तो अगली बार जब मैं दूसरी किस्त जब पे करूंगा तो क्या 1 जनवरी 2011 को पे करूंगा। और मुझे आप लोगों को ये बताओ कि यहां से कितना समय लग रहा है, क्या 1 वर्ष ही तो लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहली किस्त ब्याज के मुफ्त होती है, और दूसरी किस्त पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, और तीसरी पर कितने वर्ष का 2 वर्ष का, और चौथी पर कितने वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मुझे कहां से समझ में आई कि सन 1 जनवरी 2010 को मैंने उधार लिया था, उसी समय मैंने एक किस्त पे कर दी थी। ये समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों होता है? बेसिक भी स्टूडेंट समझता है, पढ़ता भी है, शॉर्ट वे भी जाता है, पर मैं एक बार बेसिकली बात समझा रहा हूं। तो क्या करेगा, अगर अक्स धन था पहली किस्त का, तो एक साथ उसी समय लौटाया, उस तभी कंडीशन बनती है, नहीं तो कंडीशन भी नहीं बना पाओगे। तो 1 जनवरी सन 2011 को पे किया, और कितने समय दूसरी तो किस्त पे कर रहे हैं, और कितने समय का दूसरी किस्त पर 1 वर्ष का ही इंटरेस्ट पे करेगा, और वो हमेशा मूल रकम पर लगता है, यानी किस पर लगेगा, अक्स पर। फिर तीसरी किस्त जब वो पे करेगा, तो सन 1 जनवरी 2010 से लेकर 2012 के बीच में समय तो 2 वर्ष का ही है या नहीं है? समय 2 वर्ष का है, तो मुझे बताओ यहाँ समय 2 वर्ष का है, तो क्या करोगे आप लोग, समय कितने वर्ष का 2 वर्ष का, यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्याज लगेगा वो टाइम जो आएगा वो क्या मेरे पास 2 वर्ष ही तो आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ कितने वर्ष आएगा, 3 वर्ष आएगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो ध्यान देना, एक बार कोशिश करना समझने की। तो मैं बेसिकली एक बार बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो 944 रुपए जो दिया हुआ है वो मिश्र धन दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना आप लोग क्या करोगे, इस 944 रुपए टोटल मिश्र धन है, तो अगर मैं प्रत्येक किस्त
क्या मान लूं भाई, प्रत्येक किस्त की जो राशि है उसको अक्स मान लेता हूं। एक बार बेस तरीका समझाता हूं, उसके बाद दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। तो प्रत्येक किस्त की राशि अगर अक्स है तो वो क्या करेगा, इस अक्स का, और ये मेरे पास टोटल मिश्र धन है तो मिश्र धन बना लो, अक्स और अक्स का कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से, और समय कितना, पहली किस्त ऑलरेडी चली जाती है, और जीरो समय के लिए, यानी समय कितना होगा यहाँ पर, समय की वैल्यू कितना है 0 अपॉन में कितना 100। अगली बार जाओगे तो यहां से कितना आएगा, एक्स प्लस में कितना, एक्स का 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, और क्या ये दूसरी किस्त का मिश्रधन हुआ क्या। इसी प्रकार से तीसरी किस्त का मिश्रधन बनाओगे, एक्स प्लस में एक्स का 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, प्लस में अगली बार जाओगे तो एक्स प्लस में एक्स का 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, और ये टोटल यहाँ मेरे पास मिश्रधन हो क्या आया क्या। सोल्व करेंगे, ये तो कितना हो रहा है 0, तो यहां से एक काम कर लेते हैं, इस अक्स को एक तरफ उठा लेते हैं, तो ये तो कितना हो गया 1 2 3 और कितना 4x प्लस यहां तो कितना 0, और ये कितना बचेगा 12x, और ये कितना 24x, और वो कितना हो गया 36x। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से 36x अपॉन में कितना, सॉरी 12 दूना 24, ये तो 12x, ये 24x, और ये कितना 36x, तो ये मेरे पास में टोटल कितना हो क्या गया, क्या 72x बटा में कितना 100 हो क्या आया क्या। और क्या वो बराबर है मेरे पास में जो मिश्रधन दिया हुआ है, क्या 944 के बराबर है क्या, और 944 के बराबर है तो मुझे बताओ एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 100 से कितनी बार गया, 100 से कितना 400x, और 72 कितना हो गया 472x अपॉन में कितना 100, और वो बराबर है किसके 940 के, और 472 से सीधा सीधा कट रहा है 2 बार, और x की जो वैल्यू आई वो मेरे पास किसके बराबर आ गई 200 के बराबर। और प्रत्येक किस्त की राशि यानी प्रत्येक किस्त की मूल राशि पूछी गई थी, और प्रत्येक किस्त की मूल राशि कितना होगी, क्या 200 रुपए होगी क्या। एक इसका दूसरा तरीका और होता है, और दूसरे तरीके पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो ध्यान देना क्या करोगे आप लोग, सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करना दूसरा तरीका क्या कहता है। एक तरीका तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं प्रत्येक किस्त की राशि को अपने आप में 100% मानूं, यहाँ अक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है यार, आप लोग कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करते हो 100%, और हमेशा ध्यान रखना अगर मैं इसमें r गुणा t% और जोड़ दूं तो ये क्या मिश्रधन हो जाएगा क्या। और प्रत्येक किस्त की मूल राशि को मैं अपने आप में 100% बोल रहा हूं, तो कोशिश करना समझने की, यानी पहली किस्त की राशि 100% प्लस में 12% की दर से r गुणा t, और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आया कहां से आया, और ये पहली किस्त का मिश्रधन बना रहा हूं, तो 12% की दर से कितने वर्ष का ब्याज लगेगा 1 वर्ष का, और यहां जो आएगा यानी पहली किस्त का जो मूल रकम ही क्या होगा उसका मिश्रधन होगा। दूसरे पे जाओगे 100% ही तो क्या सेम ही तो धनराशि है या नहीं है, तो 100% 12% की दर से, और कितने वर्ष का 1 वर्ष का, और ये कितना हो गया 112, ये मिश्रधन निकालते आ रहा हूं। और इसी प्रकार से तीसरा कितना 100% प्लस में कितना 12% इंटू में कितना 2, और कितना आएगा 124%। तीसरी कंडीशन में, अगली कंडीशन में जाओगे 100% और कितना आएगा 12% इंटू में कितना 3, और कितना आएगा 136%। और यहां इन तीनों का चारों का सम करोगे वो 472% के बराबर आया क्या। और 472% की जो वैल्यू दे रखी है वो 944 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ गई 2, 1% की वैल्यू 2 आ गई। आपने मूल रकम को माना कितना, क्या यहाँ प्रत्येक किस्त की मूल राशि को क्या 100% माना क्या, और 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितना होगी, क्या 200 के बराबर आई क्या कर पाओगे आप लोग। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो सेम क्वेश्चन और लिया है, क्या बोला गया है 6450 रुपए की देय राशि को 4 समान वार्षिक किस्तों में दे हैं। 6450 रुपए की राशि को 4 समान वार्षिक किस्तों में दे हैं। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दे है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, मैंने बेसिक भी समझाया था, मैंने तरीका भी समझाया था। और क्या करोगे आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कितने की दर से, मुझे आप लोग बताओ 5% की दर से, और पहले वर्ष कितना 4 समान किस्तों में पे करना है, तो क्या करोगे 5% की दर से 0 वर्ष का ब्याज, और प्लस में प्रत्येक किस्त की राशि को कितना मानोगे
100% मानोगे तो कितना आएगा भाई, क्या पहला जो मिश्र धन आया वो क्या 100% आया क्या। इसी प्रकार से दूसरा निकालोगे तो 100% प्लस में कितना 5% की दर से 1 वर्ष का और कितना होगा 105%। दूसरा इसी प्रकार से निकालोगे तीसरा तो 100% और कितना आएगा 5% की दर से 2 वर्ष का और कितना आएगा 110%। तीसरा निकालोगे तो 100% प्लस में कितना 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और कितना आएगा 115। और ये टोटल जो सम करोगे और जो सम होगा वो क्या मेरे पास में यहाँ पर कितना हो क्या रहा है 400 और क्या 430 के बराबर हो क्या है क्या, और क्या 430% हो क्या है क्या। और मुझे बताओ 430% की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास में कितना दे रखी है 6400 कितना 50 रुपये दे रखी है क्या। और एक का मान आप लोग निकालोगे और एक का मान निकालोगे तो कितना आएगा 6400 कितना 50 अपॉन में कितना 430। और 100 का मान आपको निकालना था तो 100 से गुणा करवा दो और क्या प्रत्येक किस्त की राशि वही तो होगी क्या। और आप लोग कैलकुलेशन करोगे 0 से 0 और यहाँ कितनी बार जाएगा 43 से कितनी बार गया 1 बार, बचा कितना और अगली कितना बार आ जाएगा 15 बार जाएगा। और मुझे बताओ यहाँ जो मूल रकम होगी क्या वो 1500 के बराबर आएगी क्या, यानी प्रत्येक किस्त की जो मूल राशि होगी क्या वो 1500 के बराबर आएगी क्या। और यही तो आप लोगों को निकालना था। क्या कर पाओगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना। क्या बोला गया है, एक साइकिल 1500 रुपये नगद मूल्य पर खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो एक बात समझना कि यानी क्या बोला गया, इसकी जो मूल कीमत तो है वो है 1500, मूल कीमत तो कितना है 1500 रुपये। अब क्या बोला गया कि यहां से उसने पे क्या किया, अगर दूसरे तरीके पे जाएं तो क्या बोला गया कि 350 रुपये तो नगद दिया और 400 रुपये की 3 समान किस्तों में। तो क्या मुझे बताओ इस 400 रुपये की 3 समान किस्तों में पे किया तो क्या यहां पर 1200 और 1350 350 कितना हो गया, क्या 1550 रुपये टोटल पे करना है क्या। इसका मतलब जो ब्याज लगा है वो इन दोनों का डिफरेंस लगा है। अगर मैं इस सेकंड तरीके पे चलता हूं तो मुझे इतना पता चला है कि जो साधारण ब्याज लगा है वो इन दोनों का डिफरेंस लगा है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, जो साइकिल 1500 रुपए नगद में खरीदी जा सकती थी तो उसमें से 350 रुपए लौटा दिया गया, बचा कितना धन भाई, क्या 1150 रुपए धन बचा क्या। और 3 समान मासिक किस्तों में पे करना है। और मुझे बताओ क्या आप लोग इसका साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते क्या, और 1 महीने का साधारण ब्याज निकालोगे और क्या पहली बार यानी 1 महीने का साधारण ब्याज क्यों बोल रहा हूं कि जैसे ही पहली किस्त पर जो ब्याज लगेगा तो क्या वो 1150 का 8% की दर से 1 महीने का और अपॉन में कितना 100 महीने में है तो गुणा करवा दो किससे 12 से। यही करोगे क्या आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं 1/12 लिखोगे, 12 को इसको दर वार्षिकांक होती है इसलिए मैं इसको पहले चेंज कर रहा हूं, यहां 1200 लिखा प्लस। अब फिर क्या किया, इसमें से 400 रुपए फिर लौटा दिए गए तो बचा कितना, क्या 750 रुपए बचा क्या। दूसरी किस्त जा रही है तो क्या 750 रुपए का 8% की दर से और 1 महीने का ब्याज निकालोगे तो वो भी कितना, यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं कितना 1200 के बराबर आएगा क्या। और फिर अगली बार क्या किया 400 रुपए फिर लौटा दिया गया और 400 रुपए फिर लौटा दिया तो बचा कितना 300 कितना 50। और मुझे बताओ आप लोग 350 बचा तो 350 का 8% की दर से और 1 महीने का ब्याज निकालोगे तो क्या बट्टा में 1200। और क्या वो मेरे पास जो सब कुछ जो बराबर हुआ है वो क्या 50 के बराबर हुआ है क्या। और ये साधारण ब्याज ही तो है। और क्या मुझे बताओ आप लोग इसमें से कुछ कॉमन उठा लो, 8/1200 सब में कॉमन आ रहा है तो ये बचा कितना, इधर से 1150, ये कितना है 750 और ये कितना है 350। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से टोटल जो होके आएगा वो यहाँ से मेरे पास हो गया क्या हो रहा है, ये क्या 2250 की इक्वल हो गया क्या। तो मैं लिख दूँ 8/1200 इंटू में कितना 2250 और वो क्या बराबर है 50 के। और यहां अपने को जो निकालना था वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू जो मुझे निकालनी थी आर की निकालनी थी। और आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 50 इंटू में कितना 1200 अपॉन में कितना 2200 कितना 50। 0 से 0 कट रहा है क्या, 5 से कितनी बार जाएगा 5 चौक 20 और कितनी बार गया 45 बार, 5 चौक 20 5 5 25 क्या 45 बार जा रहा है क्या। और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और कितना 240 बार और 5 से कितनी बार जाएगा 9 बार और आंसर कितना आएगा 240 बट्टा कितना 9%। और ये आप लोगों का आंसर था।
किस्तों में इतना ही था और मेरी तरफ से टॉपिक एक बार मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ही कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी में ऐड करते चलेंगे और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।